yourself. So the agenda of today's session is we will be talking about the next generation technologies, and then we'll move to the implications of data rules like data engineers, data scientists, data analysts, and the business users. And what challenges and opportunities does these next generation technologies brings, right? Finally, we will be having a Q&A session, so feel free to ask any question. So, starting with the introduction of next generation technologies, as you can see, the rapid development in our technologies like ChatGPT. हमारे पास ChatGPT आया, then we got to know about uh, the image models like generate new images, generate new videos, and then हमारे पास जो है वो वॉइस क्लोनिंग की एप्लीकेशंस आई, and then फिर हमारे पास ऐसा ऐसा वीडियो के मॉडल्स आना शुरू हो गए. So this is all from where we started and now where we are. In सब में हमारे पास rise of artificial intelligence आ जाती है. हमने देखा था कि like 3 to 4 years back हम सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के मॉडल के ऊपर जो है हम लोग काम कर रहे होते थे. देन फिर AGI इंट्रोड्यूस हुआ, देन फिर जनरेटिव AI आया, एंड देन फिर हमारे पास ऐसा इस तरह की टेक्नोलॉजीज आती रही. डेफिनेटली जब हम बात करते हैं एआई की, तो हमारे पास हर दौर में कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है. लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ डेटा स्टोरेजेस, लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ कि हम किस तरह उन मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं. ठीक है, उनकी जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वो हम किस तरह फुलफिल कर सकते हैं. तो आज से अगर हम 4 से 5 साल पहले देखें, तो हमारे पास इस तरह की इतनी ह्यूज किस्म की कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज मौजूद नहीं थी जिनके ऊपर बेसिकली हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या इस तरह के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं, या एटलीस्ट हम उनको जो है वो यूज कर सकते हैं. बट नाउ थैंक्स टू एनवीडिया हमारे पास इस तरह के जो वो जीपीयूज अवेलेबल है कि हम इतने बड़े बड़े लार्ज लैंग्वेज के मॉडल्स जो है वो अपने पास इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, और उनको जो है वो हम लोग रियल टाइम में यूज कर सकते हैं. So the rise of AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो राइज था, उसमें हमने देखा सबसे पहले तो हमारे पास इंटेलिजेंट ऑटोमेशन सिस्टम्स आए, राइट. जो हमारे पास डाइवर्स किस्म के टास्क होते थे, उनको हम डेली टास्क बोल सकते हैं, डेली रूटीन के जो हमारे टास्क होते थे उनको हमने जो है वो ऑटोमेट करना शुरू किया, राइट. इनको अगर आप सिंपल वर्ड में देखें तो इफ एल्स की कंडीशन लिखी हमने और उनको हमने ऑटोमेट करना शुरू कर दिया. देन फिर हमारे पास कुछ प्रिडिक्शन टाइप की जो है वो कुछ ऑटोमेशन आना शुरू हो गई कि अगर ये चीज हो सकती है देन फिर हमें इस तरह की मेल लिखनी है या इस तरह का हमें कोड लिखना होगा. ठीक है, तो प्रिडिक्शन मॉडल्स को हमने ऑटोमेट करना शुरू कर दिया, और ना सिर्फ हमने प्रिडिक्शन मॉडल्स को ऑटोमेट करना शुरू कर दिया, बल्कि हमने बेहतर से बेहतर एक्यूरेसी और स्पीड अचीव करना शुरू कर दी. बिकॉज व्हेनेवर इट कम्स टू द मशीन लर्निंग, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि अगर मैं कोई प्रिडिक्शन दे रहा हूँ तो वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है, या मैं जो भी फोरकास्टिंग कर रहा हूँ वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एक जो है वो ई कॉमर्स कंपनी अगर मैं रन कर रहा हूँ और मेरा मॉडल अगर मुझे ये बोल दे कि यार अगले हफ्ते आपके पास 1 मिलियन जो है वो ऑर्डर्स आने वाले हैं, और नॉर्मली ऑन एवरेज मेरे पास 1000 ऑर्डर आ रहे होते हैं. ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा यहाँ पे एरर मौजूद है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी, एंड देन फिर स्पीड. कितनी जल्दी आपका एआई का मॉडल जो है वो प्रेडिक्शन कर रहा है, राइट. अच्छा, एक्यूरेसी हर जगह मैटर, एक्यूरेसी आपकी हर जगह मैटर करती है, बट स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती. ठीक है, स्पीड कहाँ पे मैटर करती है, जब हमें रियल टाइम में डिसीजन टेकिंग करनी हो. लेट्स से कि अगर स्टॉक मार्केट की हम बात करें, स्टॉक मार्केट में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे हर 5 सेकंड के बाद जो है वो नई बिट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए मेरी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए मेरे मॉडल की, जो कि मुझे फौरन फौरन प्रिडिक्शन करके बताए कि इस स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है. ठीक है, अगर मेरा मॉडल उस एक कैंडल को प्रिडिक्ट करने में 10 सेकंड लगा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो कैंडल मुझसे मिस हो जाएगी. लाइक कि वो 5 सेकंड की जो विंडो थी वो मुझसे मिस हो गई. ठीक है, तो मेरे उस मॉडल की एज सच कोई वैल्यू ही नहीं है. जो उसने प्रिडिक्शन दी, तो उसके ऊपर मैं कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज तो गुजर चुकी है, वो 5 सेकंड पहले जो है वो आपकी गुजर चुकी होगी. ठीक है, तो स्पीड वहां पे मैटर करेगी जहां पे हमें रियल टाइम में डिसीजंस लेने होते हैं. अच्छा, अब यही चीज आप देखें कि हमने इन सब चीज़ों को ऑटोमेट करने से हमारे हेल्थ इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इवन के हमारे एजुकेशन सिस्टम्स और बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जिनको हमने इससे इम्पैक्ट किया और पॉजिटिव इम्पैक्ट आया इसका. देन फिर बात करते हैं हम प्रिडिक्टिव
एनालिटिक्स की। अच्छा, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होती है आपकी, कि आप कोई मॉडल बना रहे हैं, प्रिडिक्टिव मॉडल्स बना रहे हैं, ठीक है। प्रिडिक्टिव मॉडल्स की जिस तरह हमने बात की थी कि मुझे नेक्स्ट 5 सेकंड की प्रिडिक्शन चाहिए, या नेक्स्ट 1 वीक की प्रिडिक्शन चाहिए, या फोरकास्टिंग चाहिए, तो ये बेसिकली आपके प्रिडिक्टिव मॉडल्स कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर जब आप कोई इनसाइट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कोई एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसको आप प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कहते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, लेट्स से मेरे पास एक ग्राफ बनते हुए आ रहा था कि मेरे सेल होना शुरू हुआ है, ठीक है। एंड देन फिर मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इसकी मुझे नेक्स्ट 5 डेज की या नेक्स्ट 7 डेज की जो है वो फोरकास्टिंग करके दिखा दो। तो मुझे ग्राफ या तो अपवर्ड ट्रेंड में दिखाएगा या डाउनवर्ड ट्रेंड में दिखाएगा। डाउन आने वाले 5 दिन में जो है वो ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, ठीक है। और अगर अपवर्ड ट्रेंड होगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे आने वाले 5 दिन या 7 दिन में मेरे जो है वो ऑर्डर्स ज्यादा से ज्यादा आने वाले हैं। अच्छा, अब मुझे इस डेटा की बेसिस पे कोई डिसीजन लेना है। लेट्स से कि मेरे वेयर हाउस में कैपेसिटी है कि मैं 1000 शर्ट्स बना सकता हूँ, ठीक है। और मुझे नजर आ रहा है, ट्रेंड में नजर आ रहा है कि मुझे 2000 शर्ट्स के ऑर्डर आने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो है वो लॉजिस्टिक्स अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा एज अ बिजनेस यूजर, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करवाना होगा। या तो वो मैं आउटसोर्स करूं या कुछ भी करूं, ठीक है। क्योंकि जब मेरी कस्टमर की तरफ से कोई डिमांड आएगी और अगर वो ये देखेगा कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो हो सकता है वो दूसरी मर्तबा आए ही नहीं, मेरी साइट पे आए नहीं। वो ये बोलेगा कि यार इस साइट पे जो है वो डेटा कभी भी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होती, जब चाहिए होती वो चीज अवेलेबल ही नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती है जिसपे हम जो है वो डिसीजन ले रहे होते हैं। और ये सारी चीजें किसकी बदौलत हो रही होती हैं, आपके डेटा की बदौलत हो रही होती है। क्योंकि अगर आपके पास डेटा होगा, देन आप उसके ऊपर ऑटोमेशन कर सकते हैं, आप उसके ऊपर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एंड देन आप उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई डिसीजन ले रहे होते हैं। अच्छा, अब राइज ऑफ एआई एक्चुअल में हुआ कब। एआई का वर्ड हमने आज से 10 साल पहले नहीं सुना था, ठीक है। बहुत कम लोग थे जो एआई को जानते थे आज से 10 साल पहले। लेकिन ये कुछ 3 से 4 साल में इतना ज्यादा एआई का बूम किस तरह आ गया, डेटा साइंस इतना ज्यादा किस तरह आ गया। तो ये सारी चीजें आई जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे बहुत ज्यादा काम हो गया, ठीक है। व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो आप और हम समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर वो चीज नहीं समझता। ऑब्वियसली कंप्यूटर 1 0 पे काम कर रहा होता है, ठीक है। उसकी एक अलग लैंग्वेज है, उसके एक अलग इंटरप्रेटेटर है जिसपे वो उसको समझ रहा होता है। नाउ विद द हेल्प ऑफ एआई, आपकी नेचुरल लैंग्वेज आप अपने कंप्यूटर से बात कर सकते हैं उसके जरिए, ठीक है। तो हाउ कूल इज दैट, कि मैं इंग्लिश में बात करना चाह रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू में बात करना चाह रहा हूँ, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, और अगला बंदा समझ के मुझे जवाब दे रहा होगा, ठीक है। तो एज अ स्मार्ट ह्यूमन, एक बंदा मैक्सिमम 7 to 8 लैंग्वेजेस जो है वो मेमोराइज कर सकता है, ठीक है। अगर एक बंदे को 7 से 8 लैंग्वेजेस आती हैं, हम बोलेंगे यार ये तो जो है ना वो सुपर ह्यूमन है, ठीक है। तो आप इमेजिन कि एआई कितनी ज्यादा लैंग्वेजेस जानता है, ठीक है। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस का डेटा मौजूद है, एआई उसको जानता है। आपको उसको उसके ऊपर ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है, एंड देन आपके पास एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मॉडल अवेलेबल हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या आया, कि जो लोग नहीं भी जानते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उन्होंने एआई को यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब आपने एआई को इतना ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, तो आपने उसको डेली यूज का पार्ट बना लिया, ठीक है। तो अब इसके जरिए आप वो सारे काम करवा सकते हैं जो कि पहले पॉसिबल नहीं थे, ठीक है। पहले अगर आपको एआई को यूज करना होता था, तो आपको जो है वो मशीन लर्निंग आनी चाहिए थी, डीप लर्निंग आनी चाहिए थी, या एटलीस्ट आपको कोडिंग आना लाजमी थी। नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता, अगर आपने कोई इस तरह का मॉडल बनाना है जो कि इमेज जनरेट करवा के दे रहा हो, तो आप नेचुरल लैंग्वेज में ही जो है वो एक मॉडल को बता सकते हैं कि मुझे कोई इस तरह का जो है वो एक एप्लीकेशन बना के दे दो जो कि नई नई इमेजेस जनरेट करता हो, ठीक है। एंड यू विल गेट अ मॉडल। तो ये सारी चीजें मिक्स होकर आपकी जो है राइज ऑफ एआई में आती हैं। अच्छा, ये सारी चीजें पॉसिबल किसकी वजह से हुई थी, डेटा की वजह से हुई थी। तो व्हाट इज डेटा बेसिकली, तो डेटा इज बेसिकली कोई भी चीज जो कि रॉ फॉर्मेट में हो, ठीक है। कोई भी अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हो, या कोई भी डेटा कहीं से आपने एक्सट्रैक्ट किया हुआ हो, कोई भी इनसाइट, ठीक है। या कोई भी ऐसी चीज जो कि
कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, कोई ना कोई डिसीजन लेने में मदद कर रही हो, ठीक है? तो उसको आप जो है वो डेटा कहते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व में ये किस तरह आ जाती है? मेरी एक प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता चल रहा था कि मेरे अगले 6 दिन में कितने जो है वो कितने ऑर्डर्स आने वाले हैं, ठीक है? या मेरी लास्ट 6 मंथ में मेरी कितनी सेल हुई थी, ठीक है? ये मेरी एक प्रॉब्लम थी एज़ अ बिज़नेस यूज़र। तो अगर मेरे पास सारा का सारा डेटा मौजूद होता किसी भी फॉर्म में, भले वो मैंने अपने रजिस्टर में लिखा हुआ है, भले वो मैंने अपने लैपटॉप में सेव किया हुआ है, भले वो मैंने अपने मोबाइल में सेव किया हुआ है, अगर मेरे पास डेटा मौजूद है किसी भी फॉर्म में, तो मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। मैं डायरेक्टली जाके वहाँ से सारी लिस्ट डाउन कर सकता था, मैंने कितनी सेल की हुई है, ठीक है? उनकी बेसिस पे मैं नए डिसीजंस ले सकता था। मैं उनकी बेसिस पे कोई ना कोई इनसाइट्स प्रोड्यूस कर सकता था। तो दिस इज़ व्हाट डेटा इज़, ठीक है? डिफरेंट फील्ड्स हैं, डेटा इंजीनियर्स है, डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है। इन सब के लिए बेसिकली डेटा आपके पास डिफरेंट जो है वो एक इन्फॉर्मेशन रखता है। ये स्लाइड्स अगर आप में से किसी ने जो है वो मेरी प्रीवियस टॉक्स ली हों, तो उन्होंने ये स्लाइड लास्ट में देखी होगी। सो ये स्लाइड ऐड करने का मकसद क्या होता है? बिकॉज़ पाकिस्तान में, मोस्टली पाकिस्तान में हमें नहीं पता होता एज़ अ डेटा एनालिस्ट हमारा क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एज़ अ डेटा इंजीनियर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या एज़ अ डेटा साइंटिस्ट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड कंपनीज़ को भी इन चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं होता। कंपनी क्या करती है, एक एआई इंजीनियर की पोस्ट लॉन्च करती है और दे एक्सपेक्ट कि उसको डेटा इंजीनियरिंग भी आती हो, उसको डेटा एनालिसिस भी आती हो, उसको डेटा साइंटिस्ट भी आती हो, ठीक है? और बिज़नेस यूज़र वो खुद बने हुए होते हैं। तो यहीं पे आके ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है? जो आपकी प्रोडक्ट फेल होती है, उस फेल होने के पीछे मेन रीज़न यही होता है कि इन सब जगहों पे एक ही बंदा काम कर रहा होता है, ठीक है? अच्छा। नाउ इसको हम थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं कि एक हम ई-कॉमर्स की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? सो एज़ अ ई-कॉमर्स यूज़र कोई ना कोई बिज़नेस यूज़र होगा जिसका वो बिज़नेस होगा, ठीक है? तो वो एक बिज़नेस की रिक्वेस्ट लेकर आएगा। लेट्स से कि उसको जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया लास्ट 6 मंथ में, ठीक है? तो वो क्या करेगा, वो एक बिज़नेस एनालिसिस की एक रिक्वेस्ट लेकर आएगा डेटा एनालिस्ट के पास कि यार मुझे जो है ना लास्ट 6 मंथ में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। नाउ डेटा एनालिस्ट विल एनालाइज़ जो भी उसके पास डेटा मौजूद होगा, या अगर कोई डेटा मौजूद नहीं होगा तो वो डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, डेटा इंजीनियर को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मुझे ये डेटा चाहिए एनालिसिस करने के लिए। सो नाउ द डेटा इंजीनियर विल बी रिस्पांसिबल कि वो डेटा एनालिस्ट को डेटा प्रोवाइड करे, ठीक है? तो डेटा इंजीनियर्स कौन हो गए, जो कि डेटा को मैनेज कर रहे हैं, डेटा डिफरेंट सोर्सेस से लेकर आ रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, डेटा वेयरहाउसिंग कर रहे हैं या डेटा लेक आर्किटेक्चर बना रहे हैं, एंड देन प्रोवाइड कर रहे हैं आपके यूजर को, ठीक है, एज पर द नीड। जब डेटा एनालिस्ट के पास डेटा आ गया, उसने अपनी एनालिसिस की, एंड देन वो क्या करेगा, वो अपनी एक इनसाइट या जो भी उसकी एनालिसिस की रिपोर्ट होगी, वो लेकर जाएगा बिज़नेस यूज़र के पास कि आपको जो लास्ट 6 मंथ में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, उस लॉस की बेसिकली वजह क्या थी, ठीक है? तो वो उसने प्रोवाइड करी आपके बिज़नेस यूज़र को। लेट्स से कि वो इस तरह की थी जो आपने मार्केटिंग की कैंपेन चलानी थी, वो आपने गलत जगह पे चला दी, या वो डिफरेंट जेंडर पे चला दी। लेट्स से आप अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं फीमेल्स की, तो आपने टारगेट ऑडियंस जो है वो मेल फीमेल दोनों सेलेक्ट कर दी थी, या मेल सेलेक्ट कर दी थी, जिसकी वजह से आपके पास ऑडियंस कन्वर्जन नहीं हुई। या लेट्स से कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, वो आपने सेल करनी थी उन इलाकों में जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, या ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, और आपने वो जो है वो इंटीरियर सिंध में जाके जो है उसको उसकी पोस्ट चला दी, ठीक है, जहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह की जो आपकी एनालिसिस होगी वो जाके बिज़नेस यूज़र के पास आ जाएगी। नाउ बिज़नेस यूज़र विल हैव 80% ऑफ आइडिया कि बेसिकली जो मुझे लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है। अब वो उस एनालिसिस रिपोर्ट के ऊपर अपने बिज़नेस डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटीज़ भी आती हैं, ठीक है। आप आपके पास ये भी हो सकता है कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन क्यों हुआ? सही है? या फिर ये भी हो सकता है कि अच्छा आने वाले वक़्तों में क्या हो सकता है, ठीक है? तो जब भी प्रेडिक्शन या फ़ोरकास्टिंग की बात आती है तो वहाँ पे काम आता है डेटा साइंटिस्ट का, कि मुझे मशीन लर्निंग के मॉडल्स बना के दो, या मुझे फ़ोरकास्टिंग के मॉडल्स बना के दो, जो कि मुझे ये बताएँ कि आने वाले वक़्तों में क्या हो सकता है, ठीक है? तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या था? पुराना जो काम हो गया है, वो क्यों हुआ,
ठीक है, उसका रीजन क्या था, ठीक है, वो सारी चीजें आपके डेटा एनालिस्ट ने प्रोवाइड की। और जो फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं, वो सारी काम कौन कर रहा होगा, वो आपका डेटा साइंटिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो बिजनेस यूजर जाएगा डेटा साइंटिस्ट के पास कि यार मुझे जो है वो एक मॉडल बना के दिखा दो, जो कि बेसिकली मुझे ये बता रहा होगा कि आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है। तो ये बेसिकली एक पर्सोना चेन है कि डिफरेंट रोल्स आपस में बैठ के एक प्रोडक्ट को किस तरह सक्सेसफुल बना रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा की लाइफ साइकिल की। तो डेटा की लाइफ साइकिल बेसिकली क्या होती है, सबसे पहले आपने उसको इंजेस्ट करना है डिफरेंट डेटा सोर्सेज से। वो आपकी ऑन प्रेमिसेस एप्लीकेशन हो सकती है, वो कोई भी क्लाउड पे आपकी कोई एप्लीकेशन हो सकती है, तो आपका मोबाइल मोबाइल हो गया, मोबाइल पे आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से आपने डेटा को इंजेस्ट किया। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। एंड थर्ड स्टेप उसका ये होता है कि आप उसको प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं। इस स्टेप में हमारे पास बेसिकली दो चीजें होती हैं कि हमने उसको क्लीन करना है, नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। एंड देन फिर हम क्या करते हैं, उस पर कुछ क्यूरी करके उसकी एनालिसिस कर रहे होते हैं। एंड फाइनली हम क्या कर रहे होते हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लाइक इन पांडा संपाय। एंड देन फिर हम उसकी विजुअलाइजेशंस बना रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आपकी डेटा की पूरी लाइफ साइकिल होती है कि डेटा कहाँ से आया, कहाँ गिरा, देन फिर उसको किस तरह हमने क्लीन किया, एंड देन उसको किस तरह हमने जो है विजुअलाइज किया। इसकी एक अच्छी सी डायग्राम ये है कि डिफरेंट डेटा सोर्सेस है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिफरेंट डेटा सोर्सेस है, डिफरेंट डेटा सोर्सेस से आपने डेटा को कलेक्ट किया, एक जगह पे लेकर आया रॉ फॉर्मेट में, देन फिर आपने उसके ऊपर जो है वो मॉडलिंग की, और देन फिर फाइनली आपने उसकी डेटा की शेयरिंग की और डेटा की विजुअलाइजेशन की, या फिर मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट के लिए आपने अपने डेटा को आगे सेंड कर दिया डिफरेंट टीम्स को। नेक्स्ट, अब इसके क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, डिफरेंट रूल्स पे इसके क्या इम्पैक्ट है, हम उस पर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इम्प्लीकेशंस फॉर डेटा इंजीनियर्स पे क्या असरात आए इस नेक्स्ट जनरेशन एआई टेक्नोलॉजीज के। तो जो पाइपलाइन हमें बैठ के लिखनी पड़ती थी, ठीक है, जो पूरी डेटा की पाइपलाइन लिखनी पड़ती थी, हमने A to Z कोडिंग हमें करनी पड़ती थी, अब वो ऑटोमेट हो गई जनरेटिव एआई के थ्रू। हमने जो है वो क्या किया कि हमने सिंपल से बता दिया कि ये आपकी डेटा सोर्स है और ये डेटा डेस्टिनेशन है, यहाँ से यहाँ पे हमने डेटा को लेकर जाना है। एंड देन वो खुद से जो है वो पाइपलाइन क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इससे हुआ क्या, इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। एआई ने जो कोड लिख के दिया वो एक तो बहुत ज्यादा फास्ट था, ठीक है। तो जो भी आपकी डेटा की इंजेक्शन पाइपलाइन थी वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो गई, सही है। और जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस थे वो बहुत ज्यादा ऑटोमेट हो गए, वो बहुत ज्यादा कट डाउन हो गए। लेट से अगर आपको पाइपलाइन रन करने में 1 घंटा लग रहा था, तो उसको कट डाउन करके जो है वो 50 मिनट्स पे लेकर आ गए, ठीक है। अच्छा, सुनने में ऐसा लगता है कि यार 1 घंटे में और 50 मिनट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, 10 मिनट का फर्क है। लेकिन अगर इसको हम लार्ज स्केल पे देखें, ठीक है, तो हमारे पास एक यूज केस आया था। एक कंपनी थी जो कि अराउंड जो है वो $3 लाख पर मंथ क्लाउड को पे कर रही थी। हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी पाइपलाइन के 5 मिनट हमने कम कर दिए थे, ठीक है। एंड उस 5 मिनट के कम करने पे जो उनकी कॉस्टिंग थी वो आ गई थी 225 पे, ठीक है। तो $75,000 पर मंथ हमने उनके सेव कर दिए थे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट उनके जो पाइपलाइन के थे उसको हमने कम कर दिया था, 5 मिनट का जो रन था उसको हमने कम कर दिया था। तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप इस चीजों को ऑटोमेट कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, इसको आप जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। अच्छा, देन फिर डेटा इंजीनियर्स का एक और मेन काम होता है डेटा मॉडलिंग करना, ठीक है। तो डेटा मॉडलिंग भी हमने इंटेलिजेंट वे में कर दी, हमने एआई को डायरेक्टली कनेक्ट करवा दिया, ठीक है, अपने डेटा मॉडल्स के साथ। और डेटा मॉडल्स का बेसिकली काम क्या होता है, टू इंश्योर के आपकी जो है वो प्रोसेसेस सारे एनहांस्ड हो, आपकी एक्यूरेसी, आपकी जो डेटा की एफिशिएंसी है वो बरकरार रहे, ठीक है। तो अ, अब एआई ड्रिवन डेटा मॉडल्स किस तरह काम करते हैं, आपके पास जब डेटा आना शुरू होता है वो क्या करता है, वो रैंडमली डेटा पिक करता है, एंड देन फिर देखता है कि यार इसकी डेटा टाइप्स क्या है, ठीक है, इसका डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, और उनकी बेसिस पे वो क्या करता है, खुद से डेटा को जो है वो मॉडल्स असाइन करना शुरू कर देता है। तो इस तरह हमने जो है वो इन चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा पाइपलाइन सिस्टम होती थी कि हमारे पास डायनामिकली डेटा आ रहा होता था, हमें पहले से नहीं पता होता था कि हमारे पास यहाँ पे किस टाइप का डेटा आने वाला है, ठीक है। तो वहां पे हमने एआई को इनेबल कर दिया और वो सारी चीजें हमारे लिए जो है वो प्रोसेसेस खुद ब खुद ऑटोमेट होने शुरू हो गए। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या होता है डेटा इंजीनियर्स का, डेटा गवर्नेंस। कि आपका डेटा आपके पास ही रहे या सिर्फ उनके पास ही जो है वो मौजूद हो,
जिनको आपने परमिशन दी हुई है, ठीक है? या सिर्फ़ वही लोग यूज़ कर सकते हो जिनके पास रिक्वायर्ड प्रिविलेजेस हैं। तो हमने क्या किया, हमने जनरेटिव एआई मॉडल्स जो है वहाँ पे एज़ अ असिस्टेंट हमने डेवलपमेंट की, ठीक है? हमने उनको डिप्लॉय किया, हमने डायरेक्टली अपने डेटाबेसेस के साथ उनको कनेक्ट कर दिया एंड देन जब भी हमारे बिज़नेस यूज़र की या किसी और यूज़र की तरफ से कोई भी क्वेरी आ रही होती थी, तो हम क्या करते थे, जो गवर्नेंस पॉलिसीज़ होती थी वो सब पे अप्लाई करते थे और अगर उस बंदे के पास रिक्वायर्ड प्रिविलेजेस होते थे, वो तभी उसमें से क्वेरी कर सकता था, वरना उस पे क्वेरी नहीं होती थी, उसके पास एरर चला जाता था। ठीक है? एंड फाइनली ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो आपको टेस्टिंग करनी होती है। तो टेस्टिंग का फेज़ ऐसा होता है कि कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई टेस्ट के हिसाब से मिस भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन इन टर्म्स ऑफ एआई पावर्ड ऑटोमेटेड टेस्टिंग हमारे पास बहुत सारे टेस्ट केसेस बन के आ जाते हैं, ठीक है? और वो सारे पाइपलाइन्स की वैलिडेशन, डेटा की वैलिडेशन, वो सारी चीज़ें इंश्योर करता है कि आपकी कोई भी डेवलपमेंट के बाद जो है वो जब आप डिप्लॉयमेंट के फेज़ पे जाएँ तो इस तरह का कोई भी इश्यू ना आए जिससे आपके प्रोडक्शन में एरर्स आ सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट एआई ऑफर्स फॉर डेटा इंजीनियर्स और डेटा एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो डेटा एनालिस्ट की मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या मेन काम क्या होता है कि उन्हें एनालिसिस की रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, उन्हें इनसाइट्स प्रोड्यूस करनी होती है, ठीक है? बिज़नेस यूज़र्स के लिए। तो जनरेटिव एआई मॉडल्स क्या कर सकते हैं, वो आपको ऑगमेंटेड इनसाइट्स प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, ठीक है? आप अगर लेट्स से आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आप अकेले बंदे हैं डेटा एनालिस्ट जो डिफरेंट इनसाइट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप एक डायरेक्शन में ही काम करेंगे, ठीक है? या जितनी आपकी नॉलेज है आप उसी में काम कर रहे होंगे। इसीलिए जब हम टीम्स में काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन होती है, डिस्कशंस होती हैं और नए-नए आइडियाज़ आते हैं, जिसकी वजह से नई-नई इनसाइट्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ठीक है? अब फर्ज़ करें कि आपका जो एआई का मॉडल है, उसके पास दुनिया भर के डेटा एनालिस्ट का जो है वो एनालिसिस मौजूद है, उसके पास दुनिया भर से जो है वो इनसाइट्स का डेटा मौजूद है। तो वो आपको कितनी बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो इनसाइट्स प्रोड्यूस करके दे सकता है, ठीक है? तो जनरेटिव एआई मॉडल्स यहाँ पे हम इस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि वो नए-नए इनसाइट्स बना के दे या एटलीस्ट आपको हेल्प कर दे कि आप इस तरह की इनसाइट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन फिर फाइनली हमारे पास एक आता है कि रिपोर्ट किस तरह ऑटोमेट की जा सकती है, ठीक है? तो एआई पावर्ड टूल्स हैं, इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दिखाऊँगा कि किस तरह रिपोर्टिंग को ऑटोमेट किया जाता है या किस तरह एआई चैटबॉट से बात करके आप जो है वो नई-नई रिपोर्ट्स, प्रेज़ेंटेशंस और किस तरह काम कर सकते हैं जो कि एक डेटा एनालिस्ट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है। तो इमेजिन जो काम आप 8 घंटे में करते थे, वो आप सिंपल क्यूरीज करके जो है वो विद इन 2 आवर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इमेजिन कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? आप 4 बंदों के बराबर आप काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो एआई इज़ ऑल अबाउट कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट कि वो आपकी जॉब ले लेगा, राइट? सो फाइनली फिर हमारे पास आ जाती है कि पर्सनलाइज्ड विजुअलाइजेशंस, ठीक है? इसकी भी एक एग्जांपल है। लेट्स से कि आपके पास डेटा मौजूद है एंड सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि जब आपके पास डेटा होता है तो स्टार्ट कहाँ से किया जाए, ठीक है? पहली विजुअलाइजेशन क्या बनाई जाए? तो दिस इज़ वेयर जनरेटिव एआई कैन हेल्प यू कि आप उसको सिर्फ़ बोलते जाएँ नेचुरल लैंग्वेज में कि मुझे ये चीज़ें चाहिए या मुझे बता दो कि इसमें मेन-मेन क्या चीज़ है एंड देन वो आपको खुद चीज़ें बताता भी रहेगा, साथ में विजुअलाइजेशंस भी बना के आपको देता रहेगा, ठीक है? तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस तरह एक बंदे से डिस्कशन कर रहे हैं और वो आपको साइड बाय साइड पे वो विजुअलाइजेशंस, वो चार्ट्स, वो रिपोर्ट्स जनरेट करके दे रहा होगा। तो एआई इस तरह हेल्प करता है डेटा एनालिस्ट की। फाइनली डेटा साइंटिस्ट की, ठीक है? डेटा साइंटिस्ट का क्या काम था? मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाना, ठीक है? उनकी फीचर इंजीनियरिंग सीखना और डेटा किस तरह जो है वो आपके मॉडल में फीड होगा एंड देन फिर आपके मॉडल्स की रीट्रेनिंग किस तरह की जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है वो अपने मॉडल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सकते हैं। आप जनरेटिव एआई असिस्ट अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है? जो आपके असिस्टेंट होंगे और वो आपको बताते रहेंगे कि आप किस तरह जो है अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को आइटरेट कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं, एक्यूरेसी किस तरह बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है? और वो आपको क्या करके दे सकता है, वो आपको एक प्रोटोटाइप बना के दे सकता है, ठीक है? लेट्स से आपके पास डेटा आया, आपको एक नया मॉडल बनाना था, उस नए मॉडल में आपने लाइक हंड्रेड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड आपने स्टार्टिंग से लिखने थे, ठीक है? तो अगर वो डेटा आप अपने मॉडल को प्रोवाइड करें और आप बोलेंगे यार इस पे मुझे इस तरह का जो है वो एक कोड लिखना है, तो आपको एक पूरा का पूरा जो है वो टेम्पलेट बना के दे देगा, ठीक है? नाउ व्हाट यू हैव टू डू एज़ अ डेटा साइंटिस्ट आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी फाइन ट्यूनिंग या थोड़े बहुत पैरामीटर्स आपने अपडेट करने हैं और आप जो है वो एक मॉडल डेवलपमेंट जो आपके 2 घंटे का टास्क था वो आप विद इन
फ्यू मिनट्स आप जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, देन फिर बात आती है कि फीचर इंजीनियरिंग की, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग मेन पार्ट होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से रेलेवेंट फीचर्स हैं, ठीक है, जो मेरे एआई एमएल मॉडल में हेल्प करेंगे प्रिडिक्शन में, ठीक है। और जब बात आती है कॉम्प्लेक्स किस्म के डेटा की, ठीक है, जब हम नॉर्मली हम बात करते हैं, अगर लेट्स से मेरे पास मेडिकल का अगर डेटा आता है, वो हाईली कॉम्प्लेक्स किस्म का डेटा होता है, ठीक है। कंप्लायंस आपके पास डेटा आ रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, एज अ डेटा साइंटिस्ट आपके पास डेटा साइंस की तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन डोमेन नॉलेज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आप डेफिनेटली आपका मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं है, सही है। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? डोमेन नॉलेज लेना, ठीक है, डोमेन की अंडरस्टैंडिंग करना, डेटा को समझना, उसके लिए आप डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ बैठ रहे होते हो, सही है। सो हाउ अबाउट के आप वहीं पे एक एआई का मॉडल रखो जो कि आपको साइड बाय साइड चीजें बता भी रहा होगा, और वो आपको चीजें खुद से गाइड भी कर रहा होगा, वो आपको जो प्रेडिक्ट करके भी बता रहा होगा कि ये रेलेवेंट फीचर्स हैं जिन पे अगर हम मशीन लर्निंग के मॉडल की डेवलपमेंट करें तो हमारा मॉडल काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है, ऑप्टिमाइज हो सकता है और उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है। तो ये आ गया। देन फाइनली जो आपके जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं, आपके हाई क्वालिटी सिंथेटिक डेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। डेटा जनरेशन वाला पार्ट आ जाता है आपका कि आप नया डेटा किस तरह बना रहे होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट के डेटा साइंटिस्ट किस तरह इन नेक्स्ट जनरेशन टूल्स या टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं टू ट्रेन देयर डेटा। ओके, तीनों स्लाइड्स में हमने एक चीज देखी, जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई मॉडल्स, राइट। सो व्हाट इज बेसिकली जनरेटिव एआई? सो जनरेटिव एआई बेसिकली आप ये कह लें कि एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि कोई नई चीज क्रिएट कर सकता है, ठीक है, कोई नया कंटेंट क्रिएट करके दे सकता है। अब वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, वो आपकी इमेजेस भी हो सकती हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, वो आपके जो है वो ऑडियो की फाइल्स भी हो सकती हैं, वो वीडियोस भी हो सकती हैं, कोई भी ऐसी चीज जो नई जनरेट हो रही है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपकी जनरेटिव एआई के अंदर आ जाती है। अच्छा, जनरेटिव एआई में हमने चैट जीपीटी सुना हुआ है, ठीक है। तो चैट जीपीटी इज बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के डेटा सेट पे ट्रेन हुए हुए हैं, उनका ट्रेनिंग डेटा साइज बहुत ही ह्यूज होता है उनके। डेफिनेटली जब आपके पास ट्रेनिंग डेटा बहुत ज्यादा है तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनका यूज सबसे ज्यादा क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप और हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में या रोमन इंग्लिश में भी हम लोग इससे बात कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल है, आई गेस आप लोगों के पास जो है वो नहीं आ रही होगी, ऑडियो नहीं आ रही होगी, तो मैं जो है वो आप लोगों के साथ इसको देख लेता हूँ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है, ये किस तरह काम कर रहा होता है? आप किस तरह जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और 365 एप्लीकेशंस में किस तरह आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं इनको। लेट्स से आपको कोई रिप्लाई करना है, ठीक है, ईमेल्स पे रिप्लाई करना है, आप उसको जो है वो किस तरह रिप्लाई करेंगे। कोई भी कस्टमर का नोट है, ठीक है, उसको आपने जो है वो कंबाइन करके जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, राइट। आपने स्लाइड्स बनानी है, लेट्स से आपको स्लाइड बना के कहीं पिच करना है, आप किस तरह उसको पिच कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एक नेक्स्ट, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज केस है कि को पायलट इन एक्सेल। आप में से बहुत ज्यादा लोगों ने एक्सेल ऑलरेडी यूज किया हुआ होगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेल को यूज किया होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने फॉर्मूले लगाए होंगे। व्हाट अबाउट के अगर वो फॉर्मूले आपको एआई लिख के दे दे, आप सिर्फ उसको बताते जाएं मैंने क्या करना है, और वो आपको साथ साइड बाय साइड जो है वो चीज लिख के देते रहे। लाइक ये आपके पास एक डेटा सेट था, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं कि आप उसमें से जो है वो की ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। आपको आइडेंटिफाई करके दिखा दिए एआई मॉडल ने। अब आप इसमें डीप डाउन जाना चाह रहे हैं कि मुझे बता दो कि इसका ब्रेक डाउन क्या है, ठीक है, और वो साइड बाय साइड आपको उसकी विजुअलाइजेशंस बना के दिखा रहा है, ठीक है। अब ये वो चीज आ गई कि अगर मुझे कस्टमाइज किस्म के डैशबोर्ड्स चाहिए,
कस्टमाइज़ किस्म की जो है वो एनालिसिस चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ और वो क्या कर रहा है, मुझे साइड बाय साइड वो सारी चीज़ें बना के दिखा रहा है। ठीक है? उसने मुझे एक मॉडल भी क्रिएट करके दे दिया जो कि एक डेटा साइंटिस्ट का काम था। और ये सारी की सारी चीज़ें मैं जो है वो क्या कर सकता हूँ, कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है? सो लेट्स से एज़ अ डेटा एनालिस्ट मेरे पास कोई जो है वो प्रियर नॉलेज नहीं थी डेटा साइंस की, ठीक है? मुझे नहीं पता था कि यार प्रेडिक्टिव मॉडल्स किस तरह बन रहे होते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिंपल नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए मैंने अपने एलएलएम को कहा कि मुझे आप जो है वो एक मॉडल क्रिएट करके दे दें जो कि प्रिडिक्शन करता हो, फोरकास्टिंग करता हो, और उसने वो बना के दे दिया और उसको मैंने चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है? तो एज़ अ बिज़नेस यूज़र मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर सेल्स देखनी है, मैंने अपनी सेल्स का डेटा यहाँ पे अपलोड किया। मैंने उसको बताया कि यार मुझे ट्रेंड्स बता दो, कौन से जो है वो बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं और वो इन नेक्स्ट 5 डेज़ कितने सेल हो सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह की बहुत सारी आपके पास बिज़नेस की यूज़ केसेस निकल सकते हैं। ये एक माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का एक यूज़ केस है कि फॉर डेटा इंजीनियर्स आप किस तरह डिफरेंट डेटा सोर्सेज को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने डेटा लेक कनेक्ट करनी है, डेटा वेयर हाउसिंग को आपस में कनेक्ट करना है, तो आप किस तरह जो है वो डेटा को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ब्रिंगिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा इनटू सिंगल सोर्स, और आप उसके ऊपर डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, पूरी डैशबोर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नया डेटा सेट क्रिएट कर रहा हूँ डिफरेंट टेबल्स को यूज करते हुए। ठीक है? और और मुझे क्या कर रहा है कि डिफरेंट जो है वो उसके चार्ट्स, डिफरेंट डैशबोर्ड्स बना के दिखा रहा है। ठीक है? अगेन को-पायलट को यूज़ कर रहा है और मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी इनसाइट्स मुझे प्रोड्यूस करनी है, सीक्वल लैंग्वेज लिखनी है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं खुद से बैठ के सीक्वल लैंग्वेज लिखूँ, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मॉडल को बोलता हूँ कि यार मुझे ये जो है वो चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी है, वो उसकी सीक्वल लिखेगा एंड देन वो डेटा को पुल करेगा और मुझे जो है वो सारी चीज़ें लाके दिखा देगा। अच्छा, एक इसको हम जो है वो थोड़ा-सा स्किप कर देते हैं। दिस इज़ फॉर डेवऑप्स गाय कि आपको अगर अपनी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट करनी होती है, तो यू डोंट नीड टू गेट इनटू दिस। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो जिस तरह चैटबॉट से बात कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आप उसी तरह एजेंट से बात करते रहेंगे। आप बताएँगे मुझे इस रीजन पे डिप्लॉय करना है और वो सारी चीज़ें जो है वो खुद ही करके दे देगा। ओके। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है फॉर यूजर्स जो है वो एनाकोंडा को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो एनाकोंडा असिस्टेंट आप किस तरह जो है वो पाइथन कोड लिख सकते हैं फ्रॉम योर एनी जुपिटर नोटबुक, और इसकी हम एक एग्जांपल भी देख लेंगे अभी। ठीक है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप जो है वो एक प्लॉट जो है वो करके दिखा दो मुझे, ठीक है? तो वो क्या करेगा, वो सारी सारी चीज़ें खुद ब खुद कोड जनरेट करेगा, उसको प्लॉट करेगा बेस्ड ऑन जो भी डेटा सेट आपने लोड किया हुआ है, ठीक है? और जिन लोगों ने काम किया होगा उनको आइडिया होगा कि जियो लोकेशन पे काम करना काफ़ी काफ़ी जो है ना वो मुश्किल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो है वो जियो लोकेशन का डेटा भी यूज़ कर सकते हैं और हम उसके ऊपर जो है वो चार्ट्स बनवा सकते हैं, उन पे प्लॉटिंग करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, साइड पे आप देख रहे हैं राइट साइड पे कि मैं नेचुरल लैंग्वेज में उनको बता रहा हूँ और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मुझे मेन स्क्रीन पे प्लॉट करके दिखा रहा है। ओके, सो टाइम भी हमारे पास थोड़ा-सा कम है। फाइनली हम चलते हैं चैलेंजेस की तरफ कि चैलेंजेस क्या आते हैं, ठीक है? एंड व्हाट अपॉर्च्युनिटीज़ डज़ दिस नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ ब्रिंग्स। सो अगर हम बात करें, ट्रेडिशनली हमारे पास काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। हमारी ईटीएल की पाइपलाइन्स बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी। हम जो है वो अपना डेटा शेयर नहीं कर, ठीक है? और हम मैनेज कर रहे होते थे, ठीक है? एंड ऑब्वियसली हमारे पास इतनी ज़्यादा कंपटीशन रिसोर्सेज भी मौजूद नहीं थे, हम जो है वो एआई का कोई भी काम कर। द एडवांटेजेस ऑफ दिस क्लाउड
डेटा और एज अ मॉडर्न डेटा वेयर हाउसेस हमने अपनी कर दिया, कहीं पे भी बैठे हैं आप उसको एक्सपेरिमेंटेड के साथ एक्टेड है, ठीक है। हमने एआई कैपेबिलिटीज को लेकर आ गए, सीख रियल टाइम पे दिखा ये चाहोगे कि यार एक कहीं पे डिले नहीं आना चाहिए, और हमने अपने डेटा को प्रोटेक्ट भी करना होता है कि कोई भी बाहर का बंदा हमारा डेटा ना लेके जा सके, ठीक है। तो हम उसको भी किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड जो भी आपके डेटा के ऑपरेशंस होते थे आप उनको किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके मॉडर्न डेटा वेयरहाउसेस में आ जाती हैं। अच्छा, डेटा लैंडस्केप में अगर हम बात करें, व्हाट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज डज दिस न्यू जनरेशन ऑफ एआई ब्रिंग्स, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे डेटा की प्राइवेसी की, ठीक है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि यार चैट जीपीटी आपका डेटा यूज कर रहा होता है, ठीक है, या आप चैट जीपीटी पे भी अगर जाते हैं तो वो नीचे उन्होंने लिखा हुआ होता है कि ये डेटा आपका जो है वो यूज हो सकता है फॉर फर्दर मशीन लर्निंग डेवलपमेंट, राइट। तो एज अ यूजर, आप अगर आपके पास कोई सेंसिटिव डेटा नहीं है तो आप डेफिनेटली जाके उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एज अ बिजनेस यूजर हमें देखना होता है कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो भी डेटा हम गेट कर रहे हैं, जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको एथिकली यूज करें, ठीक है, और उसको मिस यूज ना किया जाए। अच्छा, अब जब हमारे पास ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आए थे वो इतने ज्यादा ह्यूज थे कि हर कोई उनको अपने पास जो है वो रन नहीं कर सकता था, ठीक है। अब हमारे पास नैनो जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, ठीक है, या एसएलएम्स आ चुके हैं। तो स्मॉल दीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जिनको हम ऑन मोबाइल एप्लीकेशन भी, मतलब ऑन मोबाइल डिवाइसेस भी हम उनको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने जो है वो स्मॉल इन साइज हैं, या इतनी कम रिसोर्सेज वो लेते हैं और जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन यूज का मतलब ये है कि एज अ कंपनी मैं अपनी प्रीमिसेस पे उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को चलाऊंगा, ठीक है, टू मेक श्योर कि मेरा डेटा कहीं बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। तो इससे क्या किया, मैंने अपने डेटा को सिक्योर कर लिया, डेटा की प्राइवेसी हमने ब्रीच नहीं होने दी। अच्छा, ये एक तरह से एक चैलेंज भी है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम किस तरह जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि बहुत ज्यादा रैपिड डेवलपमेंट हो रही है इसमें, ठीक है, नए नए जो है वो रोल्स आ रहे हैं आपके पास। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अप स्किल करना पड़ेगा, अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा, जो जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो हमें सारी सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। डिफरेंट इनोवेशंस हो रही हैं, हमें सबका पता होना चाहिए कि यार अगर मुझे इमेज पे काम करना है तो मुझे किस कौन से मॉडल्स यूज करना है, ठीक है। अगर मुझे टेक्स्ट पे काम करना है मुझे किस तरह काम करना होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू जो है वो एजुकेट अवर सेल्फ, हम ट्रेनिंग करनी पड़ेंगी, मल्टीपल ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है, टू अपडेट अवर सेल्फ। तो ये एक तरह से चैलेंज भी है उन लोगों के लिए जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं रखना चाहते, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है उन लोगों के लिए जो अपने आप को अपडेट रखते हैं, तो उनके लिए नए नए रूल्स और नए नए जो है वो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आपस में कंबाइन होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। जिस तरह अभी हमने दो तीन एग्जांपल्स देखे कि एक डेटा एनालिस्ट एक डेटा साइंटिस्ट वाला भी काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसके लिए इतना इजी हो गया कि उसने अपनी एक रिपोर्ट जनरेट की और उसने बोला कि यार मुझे एक मशीन लर्निंग का मॉडल लिख के दे दो। तो उसने क्या किया, बेसिकली उसने डेटा साइंटिस्ट वाला काम भी कर लिया, ठीक है। लेकिन इट इट डजंट मीन कि वो पूरा का पूरा डेटा साइंटिस्ट वाला काम कर सकता है, वो किसी लेवल तक उसको काम कर सकता है, लेकिन जब बात आती है कस्टमाइजेशन की या कॉम्प्लेक्स किस्म के डेटा की, तो वहां पे ये मॉडल्स अभी इतने ज्यादा कामयाब नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन पे या एक जो है वो स्किल सेट को लेके नहीं बैठ सकते। अब आपको मल्टीपल स्किल सेट पे जो है वो काम आना चाहिए, ठीक है। अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं तो आपको डेटा एनालिसिस भी आनी चाहिए। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं तो आपको डेटा इंजीनियरिंग का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आप अगर डेटा इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो आपको डेवऑप्स का भी आइडिया होना चाहिए। और सीखना इतना आसान है, अभी आप लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल्स देख ली, ठीक है। तो आपको सारी की सारी चीजें ए टू जेड सीखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इन मॉडल्स को, इन टूल्स को आप यूज करें, ठीक है, टू हेल्प योर सेल्फ, राइट। ओके, अब हम देख लेते हैं कि यार एआई के मॉडल्स किस तरह के हैं, तो ये किस तरह
कौन से डेटा पे ट्रेन हुए होते हैं, वो इमेजेस पे, टेक्स्ट पे, स्पीच पे, स्ट्रक्चर और 3D सिग्नल्स पे ट्रेन हुए हैं। ऑलरेडी वी हैव दोज फाउंडेशन मॉडल्स जिनको हम सिर्फ और सिर्फ अपने टास्क के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं टू क्वेश्चन आंसर, सेंटिमेंटल एनालिसिस, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, इमेज कैप्शनिंग, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एंड सो ऑन, राइट। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन फाउंडेशन मॉडल्स को अपनी एप्लीकेशंस में, अपने कोड में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। वी डोंट हैव टू बिल्ड दोस मॉडल। अच्छा, ये एक एग्जांपल है हेल्थ केयर की। अब हेल्थ केयर का डेटा आपके पास काफी सेंसिटिव भी होता है और आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, ठीक है। तो हेल्थ केयर के डेटा पे हम किस तरह काम कर सकते हैं, लेट्स से कि अगर मुझे ये देखना है कि इस पेशेंट ने इंसुलिन ली है या नहीं ली है, या इस पेशेंट को इंसुलिन लग रही है, ठीक है। तो जो कंप्लायंस किस्म का डेटा होता है आपके पास, जो मैंने बात की थी, तो वो आपके पास फायर एक कंप्लायंस है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके हेल्थ केयर के रिकॉर्ड रखता है, नॉट सिर्फ कि आपके पेशेंट का रिकॉर्ड रखता होगा, वो पेशेंट के साथ उसके जो अटेंडेंट होते हैं उनका भी रिकॉर्ड रखता है, उसकी पूरी हिस्ट्री रखता है, ठीक है। आपने किसी भी जो है वो हॉस्पिटल में दिखाया होगा, तो वो आपका डेटा कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज फॉर्म में मौजूद होगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन बाहर ये प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। अच्छा, अब इनका फायदा क्या होता है? अब लेट से आप कहीं पे जाते हैं, ठीक है, आपको कोई एलर्जी थी, लेट से जब आप छोटे थे आपको कोई एलर्जी थी, एंड देन किसी को याद नहीं रहा, ठीक है, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, कि यार कभी आपको इस तरह की कोई एलर्जी हुई थी। और डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको कभी कोई एलर्जी हुई थी, या ना, क्या मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई थी। बट वो कोई ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जिसकी वजह से वो एलर्जी दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास डेटा अगर सेंट्रलाइज्ड होगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की आईडी डाली और वो आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाल के दे देगा कि आपको क्या क्या एलर्जीज हो चुकी हैं, या आपके क्या क्या किस किस किस्म के जो है वो आपके टेस्ट हो चुके थे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे मैं एक पेशेंट की आईडी डालता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार इसको जो है वो इंसुलिन लगी है या नहीं लगी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो मुझे डेट वाइज लिस्ट डाउन करके दे देता है, ठीक है, एज अ पेशेंट टेकिंग इंसुलिन। और वो क्या करेगा, वो उसने मुझे बता दिया नो द पेशेंट इज नॉट टेकिंग इंसुलिन, और वो मुझे पूरी कंपोजिशंस बता रहा है, ठीक है, डेट वाइज पूरी मुझे कंपोजिशंस बता रहा है। और साथ में अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट उसके साथ अटैच हुई हुई है, तो वो मेडिकल रिपोर्ट भी मुझे वहां पे एज अ रेफरेंस वो दिखाएगा, ठीक है। तो इट इज दैट गुड कि मेरे पास ना सिर्फ वो मुझे हाँ या ना में आंसर दे, वो मुझे विद प्रूफ, ठीक है, वो मुझे विद रेफरेंस बात कर रहा होगा कि यार ये आपकी रिपोर्ट थी, इसके मुताबिक जो है वो आपको डायबिटीज नहीं थी, या जो भी इश्यूज थे वो आपको लिस्ट डाउन करके दे रहा होगा। इसी तरह की बहुत सारी आप और एप्लीकेशंस बना सकते हैं सर्च एंड कन्वर्सेशनल एआई को यूज करते हुए। नेक्स्ट हम जो है वो लैंडस्केप देख लेते हैं कि अगर मुझे जो है वो टेक्स्ट पे काम करना है, तो मैं मार्केटिंग सेल्स की ईमेल लिखनी है, मुझे सपोर्ट के लिए अगर चैट एजेंट चाहिए या ईमेल एजेंट चाहिए, मैं वो बना सकता हूँ। जनरल राइटिंग, नोट टेकिंग, या कोई भी काम मैं इससे करवा सकता हूँ। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मुझे अगर कोड लिखना है, मैं वो मॉडल यूज कर सकता हूँ। मुझे कोड की डॉक्यूमेंटेशन करना अच्छा नहीं लगता, मैं अपना पूरा कोड पास करूंगा, वो मुझे उसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिख के दे देगा। मुझे सीक्वल लिखनी पसंद नहीं है, मैं टेक्स्ट में उसको बताऊंगा कि मुझे ये चीजें चाहिए, और मुझे उसकी सीक्वल लैंग्वेज सीक्वल जो है वो लिख के दे देगा। इसी तरह वेब एप्लीकेशन फ्लास्क की या जेंगो की अगर मुझे एप्लीकेशन लिखनी है, तो वो कोड भी मुझे जनरेट करके दे सकता है। इमेज जनरेशन के मॉडल ऑलरेडी आप लोगों ने यूज किए हुए होंगे, ठीक है। नई इमेजेस जनरेट करवाने के लिए, आपके सोशल मीडिया के लिए, अगर आपको कोई मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसके लिए आपने कोई कंपेन चलानी है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। स्पीच पे काम हो रहा है, वीडियो पे काम हो रहा है, 3D पे काम हो रहा है, और इसी तरह गेमिंग, म्यूजिक और इन सारी चीजों पे ऑलरेडी काम चल रहा है। अच्छा, ये हमारी एक फाइनल जो है वो स्लाइड है कि हम किस तरह बेसिकली जो है वो अपने किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले एक बात की थी कि लाजमी नहीं है हम हर प्रोडक्ट के लिए डेटा साइंटिस्ट को हायर करें या डेटा साइंस की नीड हो हमें, ठीक है। सारी चीजों पे बेस करते हुए मुझे क्या डिसीजन लेना है, ठीक है, या मुझे किस तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक और प्रिडिक्टिव की बेसिस पे मैंने कोई ना कोई एक एक्शन लिया, ठीक है, बिजनेस डिसीजन लिया कि मैंने इस टारगेट जो भी मैंने कंपेन चलाई थी इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना, ठीक है। ये मेरी प्रिस्क्रिप्टिव में आ गई। देन फिर क्या करना होगा, मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में या नेक्स्ट 6 मंथ में मुझे
असिस्ट भी करना होगा, मुझे देखना भी होगा कि जिस तरह मैंने रिस्पॉन्स किया था या जो बिजनेस डिसीजन मैंने लिया था वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो वो बेसिकली बताएगा कि मैंने कितना बेहतर डिसीजन लिया था बेस्ड ऑन जो भी मेरी डायग्नोसिस थी, ठीक है, या जो भी मेरी प्रिडिक्शंस थी। तो ये बेसिकली इस तरह की चीज होती है कि आप जितनी ज्यादा जो है वो डेटा के सॉल्यूशंस को ऐड करते रहेंगे, आपकी डेटा की वैल्यू या आपके बिजनेस की वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन कि आप हर जगह प्रिडिक्शन करें। आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड प्रिस्क्रिप्टिव पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको प्रिडिक्शन करनी है देन इट्स नेसेसरी कि आप डायग्नोस करें, क्योंकि डायग्नोसिस के बगैर आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ओके, so this is all about for today. ये key takeaways हैं. We had our grand meetup 20 on multimodal and agentic AI. तो अगर आप लोग वो देखना चाहें तो आप लोग YouTube पे जाके जो है वो कराची एआई के नाम से सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा ओपन एआई के कुछ रिसोर्सेज हैं, कोई क्लैप्स आर्केड है जहाँ पे आप अगर आप जीसीपी को ट्राई ऑन करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। एंड देन जनरेटिव एआई की कुछ एप्लीकेशंस हैं और कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट। मैं आप लोगों के साथ ज़रा एक चीज़ और शेयर कर दूं। ओके, सो दिस इज द डेवलपर चीट शीट। आप किस तरह जो है वो अगर लेट्स से अगर आप जो है वो जीसीपी को लर्न करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि यार मुझे पता हो कि कितनी सर्विसेज हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ठीक है, जो कि आपको जो है वो गूगल प्रोवाइड कर रहा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कंप्यूट में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, यहाँ पे आपके पास सारी सर्विसेज आ जाती हैं। एआई एमएल की सर्विसेज देखना चाह रहे हैं तो ये सारी एआई और एमएल की सर्विसेज हैं जो कि आपको जीसीपी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह एनालिटिक्स की सर्विसेज हैं यहाँ पे, डेटाबेसेस हैं आपके पास, ठीक है, नेटवर्किंग, सीआई/सीडी पाइपलाइंस और आई एम सिक्योरिटी रूल्स, इंटीग्रेशन सर्विसेज, और ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ओके, सो अच्छा, एक जो हमने एग्जाम्पल की बात की थी वो भी हम देख लेते हैं। मैं जाता हूँ कॉलैब पे और नोटबुक्स पे। ठीक है, एंड न्यू नोटबुक। राइट, सो ये बेसिकली मेरी एक कोलैब की नोटबुक है और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद एआई। राइट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाइथन कोड टू गेट फाइल फ्रॉम गिटहब and load into pandas data frame. Also do some visualizations. राइट, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ नेशनल लैंग्वेज में उसको कहा कि पाइथन का कोड लिख के दे दो और उसने मुझे क्या किया, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लिख के दे दी कि मैं किस तरह जो है वो यूआरएल से पांडास की फाइल को रीड कर सकता हूँ। ठीक है, सीएसवी फाइल को किस तरह रीड करूंगा, उसको हेड मुझे बता दिया। ठीक है, और उसकी प्लॉटिंग करके दिखा दी। तो इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप ये काम कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर आप लोग चाहें तो एक है जो मैं यूज़ करता हूँ, नॉर्मली मैं यूज़ कर रहा होता हूँ गामा की। ठीक है, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह जनरेट करनी हो तो आप किस तरह जो है वो एआई को यूज़ करते हुए जो है वो प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने टाइटल बताना है या थोड़ा बहुत कंटेंट आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, लाइक आई वांट टू जनरेट समथिंग, राइट। और मैं उसको बोल देता हूँ कि मुझे कितने कितनी स्लाइड्स बनानी है, लेट्स से मैं अभी सिर्फ 2 यूज़ कर लेता हूँ। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
मशीन लर्निंग, ठीक है, और मैं उसको लिखता हूँ कि मुझे एक आउटलाइन जनरेट करके दे दो। ठीक है, तो उसने मुझे 2 स्लाइड्स बता दी, इंट्रोडक्शन टू एआई एंड मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन एंड ट्रेंड्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। अच्छा, और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो मुझसे पूछेगा कि आपने किस तरह के जो है वो लेआउट आपने किस तरह का रखना है, और मुझे पूरी की पूरी एक स्लाइड क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, फॉर नाउ मैं सिर्फ इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यूजिंग एआई उसने मुझे क्या किया, उसने 2 की 2 मुझे स्लाइड्स बना के दे दी, इंट्रोडक्शन, ठीक, एप्लीकेशन ट्रेंड्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसी तरह एक बार के बाद थोड़ी सी एक्सपर्ट जो आप इजीली हैंड ऑन करते हो। ओके, फॉर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। Okay, so we have one, Hudhaifa Khan. Mustafa, the session really helpful. I have question concerned. Don't you think the job market and opportunities for practicing new generation technology are limited?